नाजरीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं आशर यासिर। आशर यासिर, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं, इस वक्त जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि यूपी के संभल में इस वक्त स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। बता दें आपको कि वहाँ पर एक मस्जिद है जिसको लेकर बहुत ही विवाद बढ़ रहा है और विवाद इतना गहरा होता जा रहा है कि कल इस हिंसा में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग मारे गए हैं। और इसमें जो 4 लोग मारे गए हैं, कहा जा रहा है, खबर ऐसी सामने आ रही है कि उनकी गोली लगने से मौत हुई है और आज ही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 315 बोर की उनको गोली लगी है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं पर बता दें कि संभल में जो शाही जो मस्जिद है उसको लेकर सर्वे चल रहा था। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं और हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने दावा किया था कि इसके नीचे हमारा मंदिर था, जो बाबर के ज़माने से एक मंदिर था, उन्होंने बाबर ने इसको गिरा के एक मस्जिद बनाई, जिसके बाद यहाँ पर मस्जिद तब से कायम है। और वहीं पर उन्होंने दावा किया कि इसके नीचे मंदिर है, जिसको देखते हुए यहाँ से ये मस्जिद को हटाया जाए और यहाँ पर मंदिर के फिर से तामीर कराई जाए। और इसी को लेकर बवाल इतना बढ़ गया। बता दें कि जो यूपी का संभल है उसमें जुमे के दिन भी सर्वे कराया गया था, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि इसमें सर्वे हो। वहीं पर रविवार को भी यानी कि कल एक सर्वे हुआ, जिसको देखते हुए वहां पर बवाल हो गया। और वहीं पर सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि बवाल होने से पहले ऐसा हुआ था कि जिस वक्त वहां पर लोग आए थे सर्वे करने के लिए, तो वहां पर जो लोग थे, हिंदू पक्ष के जो वकील थे यासिर, ऐसा कहा जा रहा है, उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने जयसार के नारे लगाए थे। बिल्कुल। और जो मदनी साहब है उन्होंने इस तरीके के एक इल्ज़ाम आयद किया है कि वहाँ पर जयसार के जो लोग थे वो नारे लगा रहे थे, जिसको देखते हुए जो मुसलमान युवा थे वो घरों से बाहर निकले और उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, जिस तरह से अभी आपने बोला कि जेएसआर के नारे लगाए जा रहे थे, तो कल भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उठाई गई थी कि अगर वहाँ पे सर्वे टीम गई थी तो इसके साथ इतने ज़्यादा लोग क्यों गए थे और इतने ज़्यादा लोग जो गए हैं वो जेएसआर के नारे क्यों लगा रहे थे। अब इसमें अगर कहीं पे मुसलमान कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं उनको उपद्रवी बताया जाता है, और जो अगर हिंदू ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनको राम भक्त बताया जाता है। जिस तरह आपने बोला कि बाबर के ज़माने से वो मतलब वो तोड़ा गया, उसके बाद बनाई गई मस्जिद, ये चीज़ें बीजेपी के लिए थ्योरी हो गई, वो थ्योरी बहुत पुरानी हो गई है। हालांकि इन चीज़ों पे मतलब ये जो अभी घटना हुई है इस पे हालांकि कई लीडर्स के बयान सामने आए हैं। अभी राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया है और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना है, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का इस्तेमाल हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करना है। वो प्रदेश के हित में काम नहीं करते हैं और ना ही देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप का न्याय करने का अनुरोध करता हूँ। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबके एक साथ जुड़कर ये सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं बल्कि एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट पे बोला है। वहीं आज एक मतलब एक जगह लिखा हुआ था कि जो लीडर हैं, चाहे वो MIM हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या क्या बोलते हैं जो वहाँ के मायावती की BSP हो, इनके बड़े नेताओं को आज संभल में होना चाहिए। अगर सरपरस्ती का ये लोग वो करते हैं दावा और तो इनको ज़मीन पे जाके मरहम लगाना चाहिए, नहीं कि एक्स पे बैठ करके आप जो है सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। एक्स पे बैठ के ट्वीट करना तो कोई भी कर सकता है। आप वहाँ जाइए, जब आप वहाँ उतरेंगे ज़मीनी लेवल पे तो आप काम करेंगे। जिस तरह से MIM का मैंने जिक्र किया, MIM के लीडर जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में क्या बोलते हैं लोकसभा के जो लोकसभा में वो देंगे प्रस्ताव। उन्होंने कहा है कि हम नोटिस देंगे, ठीक है।
क्या बोलते स्थगन का नोटिस देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें बोलना और वहाँ पे जा कर के जो ज़मीनी हकीकत है उसको जाना, जिस तरह से अभी तक जो खबर आ रही 5 लोगों की शायद मौत हुई है वहाँ पे, 4 लोगों की, ठीक है। उन 4 लोगों में जो है एक का ये कहना है जो नसीम की जो मौत हुई है, नसीम के घर वालों का ये कहना है कि भाई नसीम जो है उस प्रोटेस्ट में था ही नहीं। नसीम कल संडे था, घर का कुछ सामान लेने के लिए दुकान पे जा रहा था, उसको गोली मार दी गई है। अब आप जिस तरह देखें कि अभी कुछ टाइम पहले बहराइच में घटना हुई थी, बहराइच में एक बंदा किसी के घर पे चढ़ करके कुछ कर रहा था, वो झंडा वंडा लगा रहा था और उसको गोली मार दी गई। उसकी वजह से आपने सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया, लेकिन यहाँ पे जब गोली मारी गई है और पुलिस का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई है, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वहाँ गोली चलाई किसने? क्योंकि वहाँ के चश्मदीद लोग जिनके अपने मरे हैं उनका ये कहना है कि गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई। तो इसका मतलब आप अपने साथ जो है पुलिस के अलावा कुछ ऐसे लोग भी ले गए थे वर्दी पहना के जो आरएसएस या हिंदू विंग के लोग होंगे। हालांकि उसका वीडियो भी हालांकि बिल्कुल उसका वीडियो भी सामने आया है और वो विंग के लोग होंगे, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि अभी जब ये CNRC प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है इन लोगों ने जा करके वो चलाई थी गोलियां, पुलिस जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे कई ऐसे क्या बोलते पुलिस वाले थे जो आरएसएस के थे लेकिन वो पुलिस की वर्दी में आए हुए थे। तो इस वक्त देश में जो पुलिस अपनी वो खोती जा रही है, यूपी में खास करके, कि यूपी में जो है पुलिस का एक मतलब पुलिस का एक दबदबा होता है, जिस तरह हम देखते हैं तेलंगाना में पुलिस का बहुत दबदबा होता है, लेकिन यूपी पुलिस पे ही हमेशा क्यों सवाल उठते हैं? यूपी पुलिस पे हमेशा इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि यूपी पुलिस ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से आज वो कहीं ना कहीं बदनाम है। जिस तरह से हमने बोला अभी कि CNRC प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे देखे गए थे वहाँ पे जो पुलिस वाले थे नहीं, लेकिन वो पुलिस की वर्दी में थे। तो इस तरह से कल जब वहाँ पे गोलियां चली हैं तो क्या पता। और ये जो पत्थर फेंकने की बात करते हैं, पत्थर फेंकने से मुझे याद आया कि जब भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे हिंदुओं के जो इनके संगठन हैं, ये RSS के लोग भी होते हैं वहाँ पे, और पहले पत्थर वही फेंकते हैं जी। ठीक है, अब उन्होंने एक पत्थर फेंका तो उन्हें लगा ये हमारे साथ है। तो इस वजह से मुसलमानों को भी ये देखना चाहिए कि हमारे साथ कौन कौन है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहा है तो उसको हटाना चाहिए वहां से। ये नहीं कि आप उसकी हाँ में हाँ मिला करके आप भी करने लगे। इस वक्त इस देश में मुसलमानों की जो कंडीशन है वो सबके सामने है, और खास करके यूपी में आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें हर रोज़ वो हो रही हैं। जिस तरह से अभी बाईपोल हो रहे थे वहाँ पे महिलाओं को क्या बोलते हैं वो दिखाई जा रही थी बंदूक कि या तो वोट दे लो या हम तुम्हें मार देंगे। तो वहाँ की जो क्या बोलते खवातीन थी, मुस्लिम खवातीन थी, वो उन्होंने कहा मरना तो आज नहीं तो कल है ही है, और अगर आप हमें मार देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वोट तो आप दे नहीं रहे हो तो इससे बेहतर मार ही दो। तो ये चीज़ें सब चल रही। इसी पे अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि अब वही बात आ गई, सब ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा की सोची समझी साजिश थी ये कि अभी उत्तर प्रदेश के बाईपोल में जो वहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन गड़बड़ियों को छुपाने की वजह से ये चीज़ें की गई हैं ताकि उन पे कोई बात ना कर सके। वहीं जिस तरह से देश के कई सारे लीडर्स ने इस पे आवाज़ उठाई है, लेकिन बात ये पैदा होती कि लीडर्स वहाँ जा रहे हैं कि नहीं। जिस तरह से क्या बोलते एक लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था कि ये चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें मतलब अब से नहीं चल रही हैं, काफ़ी पहले से चल रही। पहले दलितों के साथ होता था और भी कई ऐसी हैं जिनके साथ होता था, लेकिन अब खुले तौर पे ये सबके साथ हो रहा है जी। और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कई हिंदू भी पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आज को बोला था कि मैं कल संभल जाऊंगा मंडे को और वहाँ के लोगों से मिलूंगा। वो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, उनको रोक दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी टाइट की गई है, लेकिन फिर भी कम से कम उसने ये तो बोला है कि मैं जाऊंगा वहाँ। और बाकी सारे लीडर्स सिर्फ ट्विटर पे खेल रहे हैं। हाँ जी जी। वहीं पर एक इमरान मसूद हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि संभल में जो हुआ वो बेहद दुखद हुआ और लड़कों पर सीधी गोली चलाई गई है। पुलिस ने इलाके में दंगा भड़काने का काम किया है जिससे हिंसा और बढ़ गई। वहीं पर यासिर ये देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का खेल देखिए, उनकी दोहरी मानसिकता देखिए। उन्होंने जो खबर छापी हुई है उन्होंने ऐसा कहा है कि जो उपद्रवी थे उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई, उनकी तरफ से इस तरह से हिंसा भड़काने का काम किया गया कि सामने जो पुलिस थी उनको जो उनका बल था उसका प्रयोग करना पड़ा। और वहीं
पर उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो है आंसू गैस के गोले दागे और वहीं पर बहुत हल्के बल का प्रयोग किया। हल्के बल का प्रयोग जो हमने देखा है, गोली चला दी, वो हल्का बल है। तस्वीरों में देखा है, जो हमने वीडियोस में देखा है, वो हल्का बल का जो प्रयोग हमने देखा है वो पूरी जनता देख रही है। बिल्कुल। अब मतलब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया की अब अगर बात करती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कभी कभी हम लोगों को भी शर्मसार होना पड़ता है, क्योंकि जब हम कहीं बताते हैं कि हम मतलब क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, तो एक वो वाला रिएक्शन आता है लोगों का कि जो दिल्ली में रहते हैं वो वाले उस तरह के तो नहीं। तो इस वक्त अब देखिए आपकी भाजपा में भाजपा के जो राज्य हैं उसमें अगर कुछ होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से उसको, जो दिल्ली नोएडा में बैठा हुआ, किस तरह से उठाता है उसको। मणिपुर ही ले लीजिए, मणिपुर पे बात नहीं करता है वो, ठीक है। यूपी में कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे किसी दलित बच्ची के साथ रेप किया जाता है और रेप करने वाला कोई बड़ा वो होता है, उस पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। उस पर भी होना चाहिए कुछ। बंगाल में जो घटना हुई उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया और वहाँ पे बाईपोल में 6 की 6 सीटें टीएमसी जीती है। कैसे जीती वो? अब वहां पे आप कह रहे हैं कि वहां पे बल प्रयोग से वो जीते हैं, तो आप यूपी में किस तरह जीते हैं फिर? आपसे भी तो सवाल खड़ा हो सकता है कि आप यूपी में किस तरह जीते हैं, आप बिहार में किस तरह जीते हैं, आप राजस्थान में किस तरह जीते हैं, आप मध्य प्रदेश में किस तरह जीते हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी पे उंगली उठा रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में वहां के वन मंत्री जो है वो हार गए उस दिन, तो इन्होंने खुद बोला कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी, उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी का ये कहना रहता है कि जब कोई हार जाता है तो वो इस तरह के क्या बोलते बहाने बनाता है, तो अब तो उन्हीं के लीडर बना रहे हैं। और वन मंत्री हैं वो कहाँ के क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के जी। हालांकि वो ऐसा कांग्रेस से गए थे, कांग्रेस से गए थे बीजेपी में। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। भाई अगर हम बात करें संभल पे, तो संभल में अफसरों ने जो बात की थी कल कि यहाँ पे कोई गोली नहीं चलाई गई है पुलिस की तरफ से। सवाल ये पैदा होता है कि गोली चलाई किसने? आप या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर आप ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि हमारे साथ हमने बैकअप के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया हुआ था वहाँ पे। और पुलिस का ये कहना है कि जब वहाँ से पत्थरबाजी होने लगी तो हम सर्वे की टीम को सुरक्षित वहाँ से निकाल के लाने के लिए हमने थोड़ा सा, वो जो आपने बोला भाई, थोड़ा सा बल प्रयोग किया। तो अगर ये थोड़ा है तो फिर जाहिर है, फिर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बार बार जाने की ज़रूरत ही क्या है सर्वे के लिए? जब आप जो शुक्रवार था आप उसको गए, और फिर अगर आपको सर्वे ही करना था तो एक अपनी ही टीम लेकर जाते, जो सर्वे की टीम होती है। वहां पर आपने दूसरे समुदाय के लोगों को ले जाके उनके साथ JSR का नारा लगवा के कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का काम ही किया है। वहीं पर जो इमरान मसूद हैं, उन्होंने सही कहा था कि प्रशासन ने खुद ही दंगा भड़काने का काम किया है। प्रशासन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रशासन हमेशा जो है दंगा भड़काने का काम करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितने इनकाउंटर्स हुए हैं? उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि ये जो JSR का नारा है ये एक धार्मिक नारा होता है, और धार्मिक नारा जो है कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं यूज़ किया जाता है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो अतीक के मर्डर हो, उनके भाई का मर्डर हो, या और कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पे गोली चला के और वहाँ कुछ भी कांड करके JSR का नारा लगाया गया। JSR का नारा लाइक सुरक्षा कवच। आपने पीके फिल्म देखी होगी, अपने साइड में दोनों साइड वो लगा लेता, कहता है सुरक्षा कवच है। तो ये सेल्फ मतलब एक कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच की तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने JSR का नारा लगा लिया तो आपके साथ एक अच्छा तबका हिंदुओं का आपके साथ आ जाएगा और आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में चले जाएंगे। लेकिन वहीं जब बात आती है कि प्रशासन इस पे सख्ती क्यों नहीं अपनाता है, तो प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं जो वहाँ की सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका प्रेशर होता है। वो उस प्रेशर से निकलने के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर वो कुछ बोलेंगे, अभी तक आप देखिए कि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं लेकिन किसी भी अफसर ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। अगर आप बोल देंगे तो आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां आप परेशान हो जाएंगे। तो डर ये भी होता है। हालांकि इन सब मामलों में जिस तरह ऐसी चीज़ें होती हैं, दिल तो उनके पास भी होता है, इंसान वो भी हैं, ठीक है, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पाते। तो इसलिए पूरी एक यूनिटी बनाए, उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। वहीं जिस तरह से अभी संभल की हम बात कर रहे हैं, सेशन भी वो हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बोला है कि नए सांसदों के विचारों और ऊर्जा को कुछ लोग दबोच लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें जनता ने 80-90 बार नकार दिया है वो संसद में चर्चा नहीं होने देते हैं। भाई आपके पास पूरा बहुमत है, मतलब
आपकी एनडीए सरकार के पास पूरा बहुमत है, आपके एमपी ज़्यादा हैं, आप अब क्यों ये कह रहे हैं कि लोग दबोच लेते हैं? शायद ये वही चीज़ है कि जब आप अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव में आपकी सीटें कम आई, मतलब क्या बोलते हैं बीजेपी की, तो आपके फेस से वो लाइट चली गई थी कार में, जो आपकी लाइट जलती थी। उसके बाद ये कहा गया कि इनकी सीटें कम आई, इस वजह से इनकी लाइट हटा दी गई है। और उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि पहले ये होता था कि मोदी है तो मुमकिन है सीना ठोक के बोलते थे, अब इनके लहजे में थोड़ा वो आया है कि अब इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। तो एज ए प्रधानमंत्री आपके लिए ये सही नहीं है, आप अपने हिसाब से संसद चलाएं। लेकिन बात ये होती है कि संसद में किन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए और किन चीज़ों पे चर्चा की वजह से संसद की कार्रवाई खराब हो जाती है, पूरा सेशन खराब हो जाता है। तो उस पर जो कल मीटिंग हुई है, मीटिंग में बोला गया है और क्या बोलते हैं दिया भी गया है, दी भी गई हैं चीज़ें कि इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। अब सेशन चलेगा, उसके बाद चीज़ें सामने, जिस तरह से अडानी वाला मामला है, जिस तरह से क्या बोलते हैं मणिपुर वाला मामला है, जिस तरह से अभी संभल वाला मामला हुआ है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। लेकिन अब इस पे चर्चा होने के लिए फिर इस पे अगर चर्चा होगी, वक्फ बोर्ड वाला जो बिल है उस पर चर्चा होनी है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी तो जाहिर है कि वहाँ पे हंगामा ही होगा। जी, आपने अडानी का जिक्र किया यासिर, किसी ने एक्स पर लिखा था कि संभल में जो घटनाक्रम हुआ है उसको कहीं ना कहीं अडानी का जो मुद्दा है उसको दबाने के लिए किया जा रहा है। कई मुद्दों को दबाने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं पर देखा जाए कि संसद शुरू होने वाली है, जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी नेता है वो इस मुद्दे को उठाएंगे, जो अडानी का मुद्दा है उसको उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इस तरह के मसले मसाइल पैदा कर देती है, इस तरह के घटनाक्रम पैदा कर देती है कि उनके जो लोग हैं वो बच जाएं। देखिए, अब बीजेपी के लोग बच जाएं से तो यही समझ में आता है कि जब किसी पे बीजेपी इतनी तोहमतें लगाती है और उसके बाद अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो साफ़ हो जाता है, पाक साहब, मतलब उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है, वो बेगुनाह हो जाता है। तो बीजेपी अपने लोगों को तो बचाएगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, यूपी की एक पार्टी है जिसकी लीडर हैं क्या बोलते हैं अनुप्रिया पटेल, उनके यहाँ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक इंसान को बहुत बुरी तरह मारा गया था। तो वो मीडिया के सामने बयान दे रही थी और वो ये भूल गई थी कि हम यूपी में सरकार के साथ हैं और केंद्र में भी सरकार के। उन्होंने कहा प्रशासन को शासन को करना चाहिए, लेकिन सडनली उन्हें याद आया तो उनके तेवर जो है अचानक मतलब बाइट देते देते बदल गए वो। तो सब अपने अपने को बचा रहे हैं। अब बात यही सामने आती है कि जब सब अपने अपने को बचा रहे हैं तो मुसलमानों को यूनिटी बना करके ऐसी चीज़ों पे एहतजाज करना चाहिए और ये देख करके एहतजाज करना चाहिए कि हमारे साथ कौन कौन है। और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है जिस तरह अभी किया गया, पत्थर चलाया गया, जिस तरह बोला जा रहा है पत्थर चलाए गए, ये वहाँ पे दिख भी रहे हैं पत्थर बहुत सारे, अब वो किधर से चले ये नहीं पता जी। वीडियो में ये तो नहीं वीडियो में ये नहीं दिख रहा है। वीडियो में हाँ, वीडियो में यासिर ये नहीं दिखा है कि पत्थर किस तरफ से चला गया, कौन से पक्ष की तरफ से, क्योंकि बस पत्थर जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो शासन प्रशासन का कहना है, जो पुलिस का ट्वीट आया है कि हमारी तरफ से कोई भी गोली नहीं चलाई गई है, वो वीडियो में तस्वीर में साफ देखा गया है कि किस तरह से जो पुलिस वाले हैं वो एक घर पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। लेकिन वहीं पर कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई है, लेकिन पत्थरबाजी करते हुए कहीं से भी नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका दाखिल के आधार पर सर्वे के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर की टीम ने मस्जिद का सर्वे करने जब वो पहुंची तो वहाँ पे बवाल हो गया, ठीक है। लेकिन बात ये पैदा होती है कि इतनी जल्दी कहाँ कार्रवाई हो जाती है भाई। आप कई मामले ऐसे भी हैं देश में जो अब तक अटके हुए हैं। वहीं संभल हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने संभल तहसील में 25 नवंबर को नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहने का आदेश दिया है और संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं ताकि इस तरह के वीडियोस वायरल ना हो सकें। और जिस तरह आपने बोला कि जब बाकी चीज़ों के वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, लेकिन संभल में जो पत्थर चलाए गए हैं उसका वीडियो कहीं वायरल नहीं हुआ। पत्थर सिर्फ आपको फोटो में दिख रहे हैं और लेकिन जब आप भीड़ पे गोली चला रहे हैं तो गोली की मतलब वो वाली चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, वो चीज़ सामने, लेकिन पत्थर की वीडियो क्यों नहीं सामने आ रही है? पत्थर की वीडियो भी सामने आनी चाहिए ना, कौन चला रहा है, किधर से चल रहा है, किसने चलाया।
लेकिन फिर भी वही बात कहूँ कि मुसलमानों को इस वक्त इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में शाहीन बाग में, वहाँ पे भी कुछ लोग गए, असामाजिक तत्व गए थे उस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि उसने उन लोगों को साइड कर दिया, उनको बाहर किया। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई एहतजाज करते हैं लोग, थोड़े से ही लोग पीसफुली एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारे साथ किस किस तरह के लोग हैं। और फिर बात ये सामने आती है कि अब जब सामने से ही कुछ लोग JSR का नारा लगाने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं और पुलिस, मुझे लगता है कि पुलिस, जैसा बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पुलिस सर्वे जो करने गए थे उनको सफलतापूर्वक वहाँ से बचाव से निकाल कर, तो पुलिस अपने बचाव के लिए भी हो सकता है उन कुछ लोगों को ले गई हो जो JSR के नारे लगा रहे थे। तो यूपी में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है जी। जितने भी हिंदी भाषी स्टेट्स हैं और जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ इस तरह की चीज़ें आम हो गई हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी और बिहार में है, वहाँ पे चीज़ें आम हो गई हैं। और जैसा आप कुछ भी कांड करके जाइए, JSR का नारा लगा दीजिए, आप पाक साफ हो जाएंगे। आपको फिर जो क्या बोलते हैं हिंदुओं के बड़े बड़े संगठन है वो आपको रोक लेंगे और आप वहाँ कहीं ना कहीं आप अपना सेल्फ डिफेंस के लिए वो आप लगा देंगे नारा। जिस तरह से क्या बोलते हैं उनको मारा गया, अतीक अहमद को मारा गया था जब उनको शहीद किया गया था वहाँ पे, तो उनके वहाँ पे भी जो 2 लड़के थे उनको मतलब उन्होंने भी यही नारा लगाया था। बाद में उसके बाद ये दिखाया जा रहा है मीडिया की तरफ से, आप ये देखिए कि जब वो लोग पकड़े गए तो उनके घरों को दिखाया जाए, देखिए कितने गरीब हैं, इनके बच्चे ये कैसे कर सकते हैं, किसी ने करा। अब भाई किसने करवाया तो बताओ। यही चीज बाबा सिद्दीकी के मामले में, बाबा सिद्दीकी के मामले में उनके जो आरोपी थे उनके घरों को दिखाया गया कि किस तरीके से ये कितने गरीब हैं और इनको किस तरह से इन सारी चीज़ों में घसीटा जा रहा है। वहीं पर बात करें, आपने बात की कि जल्द कार्रवाई करने की बात की कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि बहुत जल्दबाजी में की गई थी। वहीं पर इस पर बात करते हुए जो प्रियंका गांधी है उन्होंने कहा कि अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह से हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की है वो दिखाता है कि सरकार ने खुद ही माहौल खराब किया है। देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि प्रियंका गांधी का बयान सामने आया, उसी तरह अभी संभल से जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि ये सब प्री प्लान था, मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। DM और SP ने सर्वे करा, जुम्मे की नमाज हमें नहीं पढ़ने दी गई, ये लोग JSR के नारे लगाने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा है कि संभल हिंसा मामले में 2 थानों में 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं और SP संभल ने बताया कि सपा सांसद ज़ियाउर बर्क और स्थानीय सपा विधायक नवाब इकबाल मसूद के बेटे नवाब सुहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया है। दगाइयों को भड़काने के आरोप में उनको आरोपी बनाया गया। वहीं वहाँ के जो सांसद हैं बर्क, उनका कहना है कि ये सब प्री प्लान था और पुलिस अपने साथ इन लोगों को लेके आई थी जो नारा लगा रहे थे। तो इससे ये चीज़ सामने आती है, क्योंकि पुलिस जाती है, एक सर्वे की टीम जा रही है, उसके साथ जो भीड़ जा रही है, तो भीड़ से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ किसके लिए जा रही है। बिल्कुल। और फिर वो अगर वो JSR के नारे लगा रहे, इस तरह हमने देखा है कि जब भी कोई जुलूस निकला जाता है तो मस्जिद उसके सामने JSR के नारे लगाए जाते हैं। अगर आप किसी मुस्लिम बाहुल इलाके से निकल रहे हैं तो आप JSR के नारे लगा देते हैं। तो JSR का नारे को आपने कहीं ना कहीं पूरा तरह से उसका मतलब ही चेंज कर दिया। बिल्कुल। एक और खबर सामने आई है यासिर की हिंसा के आरोपियों पर रासुका लगेगी। ये CM योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो इस हिंसा के आरोपी हैं उन पर रासुका लगाई जाएगी। वहीं पर अगर देखा जाए यासिर, जो बहराइच में जो घटना हुई और उससे पहले यूपी के एक और ज़िले में इस तरह की घटना हुई थी कि जो उनका जुलूस था गणेश चतुर्थी का, उस दौरान मंदिर के सामने कुछ लोगों ने JSR के नारे लगाए, मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियाँ दी, लेकिन उन पर कहीं भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया, कोई रासुका नहीं लगाई गई, किसी भी तरह से उनको प्रताड़ित नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम आता है तो वहीं पर एक्शन बहुत ही जल्द शुरू हो जाता है। फौरन, मतलब आपने जैसी कांड मतलब कुछ भी हुआ वहाँ पे और फौरन उनका एक्शन हो जाता है, उन पे बहुत सख्त कार्रवाई हो जाती है। उनके अब तो पता नहीं घर गिराया जाएगा कि नहीं, हो तो यूपी सरकार है तो घर भी गिराया जा सकता है आपका।
और जब ऐसा कुछ होता है तो फिर प्रशासन को याद आता है अच्छा हाँ ये घर इलीगल बना हुआ है, इसको गिरा देते हैं। जी। अब वहीं पर बात करते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से जो नतीजे सामने आए हैं, झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने जा रही, वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति को ज़्यादा सीटें आई हैं। 288 में 230 सीटें महायुति को आई हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भाजपा को इसमें सीटें आई हैं। वहीं पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वहीं पर बात की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वहीं पर शिंदे गुट के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि शिंदे जो हैं अगले मुख्यमंत्री चुने जा सकते हैं। लेकिन जब शिंदे से ये सवाल पूछा गया मीडिया की तरफ से तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से या से देखा जाए जो शिंदे हैं, उन्होंने जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले उनसे जब पूछा गया कि आप सीएम पद की रेस में, तो उन्होंने वही कहा कि मैं इस पर अभी कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं और जिसकी जितनी सीटें ज़्यादा होंगी वही सीएम बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मेरे मन में इस तरह की कोई भी लालसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहाँ पे महायुति की सरकार बन रही है, महायुति को ज़्यादा सीटें आई हैं, उसमें बीजेपी को 132 सीट आई है, शिवसेना शिंदे की पार्टी को 57 सीटें आई और एनसीपी को 41 सीटें आई हैं। वहीं एमवीए में कांग्रेस को 16 सीटें आई हैं, यूबीटी को शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें आई और एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो उसको 10 सीटें आई हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि वहाँ पे मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री के लिए तीनों पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं अड़ी हुई हैं। शिंदे गुट का ये कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री की काम की वजह से, मतलब महायुति के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी शिवसेना का कहना है कि हमारी पार्टी के हमारे सीएम के फेस की वजह से हम जीते हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि भाई हम तो ज़्यादा सीटें लेके आए हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। और फिर आज ही छगन भुजबल का एक बयान सामने आया। छगन भुजबल ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता अब अजीत पवार को डिप्टी सीएम से हट करके सीएम के फेस पे देखना चाहती है, वो सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं। तो ये अभी इस वक्त आज शाम तक ये क्लियर हो जाना है, क्योंकि कल अगर नहीं क्लियर हुआ तो कल वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। 26 तारीख को वहाँ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं अगर बात करें वहाँ की एक और पार्टी एमएनएस की जो क्या बोलते हैं पार्टी की सदस्यता है वो जा सकती है। एमएनएस को बहुत ही कम वोट मिला है। एमएनएस ने अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स उतारे थे, उन कैंडिडेट्स में उनका कोई भी कैंडिडेट 125 कैंडिडेट उतारे थे और कोई भी कैंडिडेट उनका जीता नहीं है। और जो परसेंटेज होती है वोटिंग की वो भी उनकी बहुत कम है। तो इस वक्त राज ठाकरे जो अपने बयानों में कहते रहते हैं कि हम मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब उन्हीं की पार्टी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उनकी सदस्यता रद्द होने वाली। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी पैदा होती है कि अगर राज ठाकरे अपनी पार्टी छोड़ेंगे तो जाहिर है कि वो बीजेपी में ही जा सकते हैं। जिस तरह की उनकी बीजेपी के साथ अभी ये भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने जो 125 कैंडिडेट खड़े किए थे उससे कहीं ना कहीं एमवीए को नुकसान हुआ है और महायुति को फायदा भी हुआ है। ये भी वहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो राज ठाकरे की पार्टी की सदस्यता खत्म कर सकता है, क्योंकि उन्होंने 125 कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया है। और जो एक वोटिंग परसेंटेज होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी परसेंटेज इनकी पार्टी जो है वो ला नहीं पाई है एमएनएस। तो इस वजह से उनकी सदस्यता जा सकती है और इससे बाद शायद राज ठाकरे को कुछ समझ में आए कि कुछ भी बयान देने से पहले एक बार सोच लेना बेहतर होता है। जी, आपने जिस तरह से बोला कि राज ठाकरे आने वाले दिनों में भाजपा में जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने चुनाव से पहले जिस तरह से बयान दिए थे, जिस तरह से कहा था कि हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देंगे, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि उनकी पार्टी जीत जाए, उनकी पार्टी में कम से कम एक सीट आ जाए। लेकिन उनकी पार्टी सीट तो लाना दूर, उनका वोटिंग प्रतिशत भी बहुत ही कम रहा और वहीं पर जो उन्होंने जो बयान दिए थे वो उनके लिए नाकाम साबित हुए। तो वहीं पर जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।